हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोज्ञान बाय डॉली वर्मा। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन चैप्टर क्लास 11th का हम पूरा कर चुके हैं, तो आप क्लास 12 का चैप्टर ले लेते हैं। एक चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 और टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट इज फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इंटरनल पार्ट्स आएंगे लाइक ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड इज फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट्स आएंगे लाइक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक सुंदर सी लड़की। ओके, गर्ल, और ये है इसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहां पर होते हैं, क्या बोलते हैं इस कैविटी को? पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक कैविटी। याद हो जाएगा भाई। देखिए, कैविटी के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है, जिसमें हमारे लंग्स, हार्ट, ये सारी चीजें होती है, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा थोरेसिक कैविटी। और जिसमें तुम्हारा पेट वेट होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं उसे? एब्डोमिनल कैविटी। और यहाँ इस लोअर वाले रीजन पर इसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। सॉरी सॉरी। तो अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो याद रखिए ये सारी सिस्टम कहां पर होता है, ये पूरा सिस्टम कहां पर होता है? पेल्विक कैविटी के बारे में। तो चलिए अब डायग्राम बनाएंगे पेल्विक कैविटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने को आता है, तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको बनाने की ट्रिक भी बता देंगे, किस तरह से सिंपल वे में हम डायग्राम बना सकते हैं। 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है जो मैं अब बनाने। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब एक एक करके हम इसके नेमिंग करेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये ड्रॉ करने को आए अगर 2 या 3 नंबर में तो कर लोगे ना। तो चलो, फंक्शन और स्ट्रक्चर, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। तो देखिए, टेक द स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, और ये है क्या? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। ओवरी भाई कितनी होती हैं? दिखाई दे रहा है हमको, एक ये है और एक ये है। तो यानी कि हमारी 2 ओवरीज, यानी कि फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। ओके, एक ये और एक ये। ओवरी का फंक्शंस क्या है? देखिए, ओवरी को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो ये इस पर बहुत बार आ चुका है कि वाई ओवरी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? तो देखिए, कोई भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं जो गैमीट बनाए और जो हॉर्मोन्स बनाए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम, उसको बोलेंगे कोई भी पार्ट जो गैमीट बना रहा है और हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। यहां पर जो हमारी ये ओवरी है ये बनाती है फीमेल गैमीट। पहली बात क्या बनाती है ये? फीमेल गैमीट। अब भाई फीमेल गैमीट का नाम तो आप लोग बता ही दोगे, सबको पता है, ओवम। फीमेल गैमीट का क्या नाम है? ओवम। ओके। सेकंड, ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज करती है? सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स। राइटिंग समझ में आ रही होगी बच्चों आपको? तो पहला कि ये फीमेल गैमीट बनाती है जिसको हम ओवम बोलते हैं। दूसरा ये सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस ये कर रही है तो हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोल सकते हैं। तो कभी 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। सेक्स हॉर्मोन्स ये कौन से रिलीज करती है उसका नाम भी याद कर लो बच्चों। सेक्स हॉर्मोन्स जो ये रिलीज करती है वो है एस्ट्रोजन, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। क्या करता है ये एस्ट्रोजन? ये एस्ट्रोजन फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए होता है। जितने भी फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं जो लड़कियों में स्पेशली होते हैं, लड़कों में नहीं होते, वो सारे कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड अदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो ये एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं फेमिनाइन कैरेक्टर, फीमेल्स के कैरेक्टर। ओके, दूसरा जो हॉर्मोन्स है वो है प्रोगेस्टेरॉन। प्रोगेस्टेरॉन। प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? प्रो से याद कर लो, प्रो प्रेगनेंसी। प्रो मतलब प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, प्रो मतलब प्रेगनेंसी। यानी कि ये प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को मेंटेन करता है। क्या करता है प्रोगेस्टेरॉन? देखो याद करने का तरीका, प्रो मतलब प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को, फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी की कंडीशंस बनती हैं वो सारी कंडीशंस ये प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन करता है। ओके, एस्ट्रोजन का क्या बताया मैंने? फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो सारे कैरेक्टर्स जो केवल फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते। तो इतने दो हमें जो इसके फंक्शंस दिख रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि ये हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, और डिटेल में इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हमने इसको शॉर्ट में बताया क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। ओके, तो चलिए आगे वाले स्टेप पर आते हैं। ओवरी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहां से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस पूरी ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस पूरी ट्यूब को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। बट इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये एक तरह से गली टाइप की है, ठीक है, कह सकते हैं रोड टाइप का है, ठीक है, जिसमें कई सारे चौराहे आएंगे। ठीक है, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा फनल शेप्ड? ठीक है, जैसे फनल होती है, मैं इसको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ऐसी तो होती है फनल, तो ये कुछ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो उसी से इसका नाम याद रख लो। इसका नाम है इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इनफंडीबुलम। ठीक है, देखो फंडी से फनल याद हो जाएगा आपको, फनल से फंडी याद आ जाएगा। ठीक है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना इसका, तो फंडी से इनफंडीबुलम से आपको फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से इनफंडीबुलम आपको याद आ जाएगा। नाम याद करने की ट्रिक भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वो थोड़ा सा बच्चों फूला हुआ होता है। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर थोड़ा सा कैसा होता है? फूला हुआ होता है। ठीक है, तो फूला हुआ स्ट्रक्चर बॉडी में कहीं भी होता है, उसका नाम जो होता है वो एम्पुला होता है। ठीक है, कोई भी फूली हुई चीज को एम्पुला, एम्पुला का मतलब ये फूला हुआ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला। ठीक है, पुला से याद आ जाएगा, पुला, फुला। ठीक है, तो नाम याद हो जाएगा आपको। थर्ड नाम पर अगर हम आते हैं, अब ये है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो ये तीसरा नाम याद कर लो बच्चों, इस्थमस। तो ये जो तीनों नाम है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये पूरा एक रोड है जिसके कई सारे चौराहे हैं। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कंबाइंडली बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? मेरा
फैलोपियन ट्यूब। आपको राइटिंग समझ में आ रही है? एक मिनट में बोल देती हूँ आपको, FALLOPIAN। ओके, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। सेम यही स्ट्रक्चर इस तरफ होगा, ठीक है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। फंक्शंस क्या होता है इस फैलोपियन ट्यूब का, कि जब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ओवरी, ओवरी में मैंने क्या बताया था, ओवरी में क्या बनता है, 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 ओवम। ओवरी में बनता है ओवम। तो जब ये ओवम ओवरी में बनता है और जब ये रिलीज होता है तो इसको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लेती है। इसको मैंने मेंशन नहीं किया आपको, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका नाम और याद कर लो, इसे मैं बताना भूल गई। इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, FIMBRIAE। देखिए आपको फिंगर से फिम्ब्री याद हो जाएगा, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसका, कि जब ओवम आता है, ठीक है, देखो जैसे कि मैं इसको कैसे बताऊं आपको, जैसे कि ये है ओवरी, ठीक है, और इसने ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ने इसको कवर कर रखा है, ठीक है। अब जब ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, ओवम हम इसे बना देते हैं, ओके, ये ओवम है। तो जब ओवरी से ये ओवम रिलीज हुआ तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसे 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 से करने लग जाते हैं, ठीक है। और देखो ये इस तरह से ओवम को, देखो इस तरह से ओवम को ऐसे 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 करके ले लेते हैं, और फिर ये ओवम ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें जाना शुरू कर देता है। समझ में आ गया आपको? ओवरी से ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ओवम जब रिलीज होता है, निकलता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसको ऐसे 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 करके लेने लग जाते हैं, और वो ऐसे 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 करके अंदर 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 अंदर, ये समझ लो तुम्हारा इनफंडिबुलम है, ठीक है, और ये ऐसे 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 करके इसमें फैलोपियन ट्यूब में जाने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ओवम रिलीज होता है तो ये फिम्ब्री कलेक्ट करते हैं, फिम्ब्री के बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम में आता है, और उसके बाद यहाँ पर एम्पुला में आता है, और उसके बाद बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अभी और स्ट्रक्चर्स भी हैं हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे मेन स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में कोख बोलते हैं वो है ये, इसको हम बोलते हैं यूटरस। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूटरस। यूटरस जो है UTERUS, ये जो यूटरस है इसकी वॉल होती है, और वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कौन कौन सी वॉल होती है, देखिए सबसे बाहर की, ये जो बाहर की सबसे बाहर की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर की वॉल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी लेयर है जो सबसे बाहर है उसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। आप जहां जिस रूम में बैठे हैं उसके चारों तरफ की जो वॉल है इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, ठीक है। हमारी जो स्किन है इसकी सबसे बाहर की जो लेयर है इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। तो उसी तरह से ये जो है इसको इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, ठीक है। थोड़ा बाहर की लेयर है, बचाता है सारी चीजों से, धक्के वक्के जो भी है। पेरीमेट्रियम को याद करने का तरीका, पेरीफेरल साइड, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। पेरीफेरल सबसे बाहर की साइड जो है पेरीफेरल साइड, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो पेरी से आपको, पेरीफेरल साइड से आपको पेरीमेट्रियम याद हो जाएगा, सबसे बाहर की लेयर, यूटरस की सबसे बाहर की लेयर। सेकंड लेयर का अगर हम नाम बोलें तो ये होगी बीच वाली लेयर, ठीक है। ये जो बीच वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। देखिए मायोमेट्रियम, मायो से याद कर लो आप मिडिल वाली, ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक भी बता रहे हैं हम। मायो से आप याद कर लो, मायो मतलब मिडिल वाली, यानी कि बीच वाली जो लेयर है उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी इस पर कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी लगभग 2 नंबर का आ ही जाता है कि मायोमेट्रियम क्या करती है। तो देखिए मायो एक तो मिडिल में है, ये याद रखोगे आपको। मायो से एक चीज और याद कर लो, एम से कौन सा नाम याद आया आपको, मसल्स। एम से कौन सा नाम याद आया आपको, मसल्स। तो मायोमेट्रियम जो होती है इसमें मसल्स होती हैं, क्या होती हैं इसमें, MUSCLES, मसल्स होती हैं। इन मसल्स में भी आप याद कर लो स्मूथ मसल्स होती हैं, नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मायोमेट्रियम में कौन सी मसल, स्मूथ मसल, ओके। तो ऐसे याद कर लो आप यहाँ पर स्मूथ मसल, ओके। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं मायोमेट्रियम में, यानी कि मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल्स है इसका फंक्शन क्या है, देखिए
ये चीज तो आपको पता है कि यूटरस में क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट। यूटरस में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट। ओके, ये बच्चा डेवलप करके बॉडी से बाहर आएगा। बॉडी से बाहर आता है उस वक्त सभी जानते हैं एक पेन होता है जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन, और बहुत ही भयंकर पेन होता है। ठीक है, तो वो जो पेन होता है वो कैसे होता है कि ये जो यूटरस की जो वॉल है, ठीक है, ये क्या करती है, ये जो मायोमेट्रियम है ना, ये मायोमेट्रियम क्योंकि ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और ये मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल्स है वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। स्मूथ मसल्स मायोमेट्रियम की वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इनके इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी पर प्रेशर पड़ता है और वो बॉडी से बाहर आता है। समझ में आया आपको मायोमेट्रियम का फंक्शन? मायोमेट्रियम लेबर पेन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से यूटरस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और बेबी पर प्रेशर पड़ता है और बेबी बॉडी से बाहर आता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, सबसे अंदर वाली लेयर। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर्स तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम और सबसे नीचे वाली, सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। सबसे पहले तो नाम कैसे याद रखें भाई, एंडो अंदर की, याद हो जाएगा, एंडो अंदर वाली। ठीक है, ओके, चलिए नाम तो याद हो गया आपको, एंडो मतलब सबसे अंदर वाली लेयर। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी आने वाली वीडियोस में, तो मैं एंडोमेट्रियम का फंक्शन बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। यहां मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें कई सारी ब्लड वेसल्स होती है। एंडोमेट्रियम में कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स को हम ऐसा करके रेड कलर से दिखा देते हैं, तो इसमें ना कई सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो होती है वो ग्लैंडुलर भी होती है, यानी कि इसमें कई सारी ग्लैंड्स भी होती हैं। मेंसेस के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वो इसी एंडोमेट्रियम के डीजेनरेशन यानी कि टूटने फूटने की वजह से होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उस वक्त जो ब्लीडिंग होती है 1 to 5 डेज की, वो ब्लीडिंग इसी एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसके टूटने फूटने की वजह से वो ब्लीडिंग होती है। ओके, तो एंडोमेट्रियम का मेन फंक्शंस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो दिखाई दे रहा है आपको, यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जो चेंजेस होते हैं वो एंडोमेट्रियम की वॉल में होते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियम का दूसरा मेन फंक्शन है कि जो बेबी होता है उसका जितना भी डेवलपमेंट होता है तो उसमें आपको पता है बेबी और मदर के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, वो प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है कि बेबी के लिए बहुत सारा खाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, खाना जाता है, जब तो बेबी बड़ा होगा। ठीक है, जब तो बेबी सॉरी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये इतना सारा जो खाना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा के बनने में एंडोमेट्रियम का बहुत रोल है। ओके, तो क्या रोल है इसका, प्लासेंटा के बनने में। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के हमने यहाँ पर दो फंक्शन बता दिए, दोनों की दोनों। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जितने भी चेंजेस होते हैं वो एंडोमेट्रियम की वॉल में होते हैं, जिसे मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से बताऊंगी। साथ में प्लासेंटा जो हमारा बनता है उसमें एंडोमेट्रियम का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि बेबी के थ्रू, जिससे कि बेबी तक खाना पीना सब कुछ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एंडोमेट्रियम, और इन तीनों वॉल को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इन तीनों वॉल्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं यूटेरस वॉल, यूटेरस की वॉल। क्लियर? एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी इसमें, चलिए अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, एक स्ट्रक्चर और रह गया है, इसको और बता दो। ये आपको कुछ फूला फूला सा स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फंडस, FUNDUS। देखिए, एक ऐसा नहीं लग रहा है ये स्ट्रक्चर, नाम याद करने का तरीका बता रही हूँ। फोड़ा फोड़ा, आपने सुना फोड़ा, कोई स्ट्रक्चर निकल आता है ऐसा फूला हुआ सा, तो कुछ फोड़ा जैसा नहीं लग रहा है कि इसके सर पे किसी ने फोड़ा लगा दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, फंडस। फोड़े से आप फंडस याद कर लेना, याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम पियर शेप्ड बोल सकते हैं, नाशपाती के आकार का। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम नाशपाती के आकार का बोल सकते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कैसा है, पियर शेप्ड।
ये भी याद कर लो बच्चों। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पेयर शेप। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम प्रोसेस बताएंगे आपको। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, वेट 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 वेट, थोड़ा सा जगह खाली कर लें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओवम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओवरी में ओवम बना, और इस ओवम को सबसे पहले किसने दिया? फिम्ब्री ने। फिम्ब्री ने इसको कहाँ किया? इन्फंडिबुलम में। ये स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम था ना, उसके बाद ये ओवम आ गया यहाँ एम्पुला वाले रीजन में, और फिर ये ओवम आ गया यहाँ इस्थमस और एम्पुला के बीच में। ठीक है, अगर इस कंडीशन में, यहाँ ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में यहाँ अगर स्पर्म्स अवेलेबल है, इस कंडीशन में यहाँ अगर स्पर्म्स अवेलेबल है, तो ये स्पर्म्स जाएंगे डिंग 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 डिंग, और ओवम तक जाएंगे, और जाकर क्या होगा इन दोनों में? स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन को भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, अभी तो आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्पर्म्स और ओवम में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और स्पर्म मेल के और ओवम फीमेल का, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्या? जाइगोट। तो अगर स्पर्म्स अवेलेबल है तो जाइगोट बन जाएगा। ओके, और ये जो जाइगोट है यहाँ पर इस जगह पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फाइनली यूटरस की जो वॉल है उससे जाके ये जाइगोट अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त भी इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, किस कंडीशन में अटैच होता है, क्या है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको बताएंगे। ठीक है, इतना याद रख लो बस कि ये फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ एक कनेक्शन बन जाएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू खाना पीना आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बेबी डेवलप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फाइनली 9 महीने में ये पूरा डेवलप हो जाएगा, और पूरा डेवलप होने के बाद ये बॉडी से बेबी बाहर आ जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब यहाँ पर क्या होगा? ये दूसरी कंडीशन देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट यहाँ पर कई सारे रूप बदल लेगा, यहाँ तक आके कई सारे रूप बदल लेगा, और यहाँ पर आते 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 ये यूटरस की कौन सी वॉल? कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगा, और बेबी के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। महीने बाद ये बेबी बॉडी से बाहर आ जाएगा पूरा डेवलप होके, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। अब कंडीशन करते हैं वो कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब क्या होगा? हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ ओवम इंतजार कर रहा है, ब्लैक से दिखाएं ओवम को, यहाँ ओवम इंतजार कर रहा है कि कोई स्पर्म आए फर्टिलाइज करे, बट अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना। जब भी फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, जब भी ओवम रिलीज होता है, मैं ये नहीं कहूंगी फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, जब भी ओवम रिलीज होता है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है ना, तो ये जो यूटरस की अंदर की वॉल है ये खुशी से फूल जाती है। ये जो यूटरस की अंदर की वॉल है ना, ये खुशी से फूल जाती है, ये खूब मोटी हो जाती है। क्यों मोटी हो जाती है? क्योंकि इसको पता है कि ओवम रिलीज होगा। देखो ध्यान से सुनो, इसको पता है यूटरस की एंडोमेट्रियम की वॉल को कि ओवम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, मतलब बेबी बनेगा। और बेबी के कार्यभार की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है? यूटेरस के पास होती है। भाई यूटेरस को ही तो बेबी को पूरा डेवलप करना है, उसको ही तो बेबी को यहाँ रख के प्लासेंटा बनाना है, बेबी के लिए अच्छी सी गुदगुदी गद्दी बनानी है। मैंने बोला ना ये मोटी हो जाती है, ये मोटी क्यों होती है? ताकि अच्छा सा उसका पहली बात तो खाना पीना जाए, और दूसरा उसको अच्छे से गुदगुदी गद्दी मिले बैठने के लिए। ठीक है, उसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, गुदगुदी गद्दी मिले। ठीक है, और साथ ही साथ ये मोटी इसलिए वजह से भी होती है कि अच्छा सारा खाना पीना अपने अंदर स्टोर कर ले, और यहाँ पर ब्लड के थ्रू खूब सारा खाना पीना जाए बच्चे के अंदर। यानी कि कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि ओवम के रिलीज होते ही यूटेरस को बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं कि बेबी बनने वाला है, और अब मुझे तैयारी करनी है अच्छी तरह से बेबी को रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो ये जो ओवम होगा
इससे फर्टिलाइजेशन करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो जाइगोट तो बनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में पहली बात तो ये जो ओवम है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जो ओवम है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाई इसकी तो हो गई डेथ ओवम की, ठीक है। 24 से 72 घंटे में लगभग ये ओवम खत्म हो जाएगा। अब ये जो खत्म ओवम ये इस कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटेरस की वॉल को तो बहुत दुख होगा, क्योंकि इसने तो पूरी तैयारी कर ली थी बेबी के डेवलपमेंट की। अब यहाँ बेबी का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा बच्चों कि ये जितनी भी इसने ग्रोथ करी थी, जितना भी ये मोटा हुआ था, ठीक है, ये सारा का सारा गुस्से में यहाँ पर ब्लीडिंग के थ्रू अपना सारा निकाल देता है, ठीक है, और अपना पुरानी वाली फॉर्म में पहले जैसा पहले था वैसे आ जाता है, ठीक है। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से सपोज दैट आपने अपने घर में कोई तैयारी कर रखी है, आपके यहाँ कोई एक गेस्ट आने वाला है और आपने बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी है, अपना रूम सजा रखा है, मिठाइयाँ ला रखी हैं, उसके लिए खाना बना रखा है, बेचारे सुबह से शाम तक आप लग रहे हो खाना बनाने में, मिठाई बनाने में, रूम डेकोरेट करने में, और उम्मीद कर रहे हो चलो 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 जल्दी से गेस्ट आएंगे गेस्ट आएंगे गेस्ट आएंगे, अच्छा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, हमने सारी तैयारी कर ली है। अचानक से आपकी पूरी तैयारी के बाद पता चले कि वो आने वाले नहीं है, तो क्या होगा, सारा घर उजाड़ दोगे। हालांकि आप ह्यूमंस हो, ब्रेन वाले हो, आप ऐसा नहीं करोगे, बस सारा घर उजाड़ दोगे, सारा खाना फेंक दोगे, क्या करना है उस खाने का जब गेस्ट आ ही नहीं रहा तो, ठीक है, सारी मिठाइयाँ फेंक दोगे, ठीक है। तो उसी तरह से यूटेरस का होता है, ये जो यूटेरस की वॉल है, ठीक है, इसको पता होता है यूटेरस को कि बेबी आने वाला है, तो ये पूरी तैयारी कर लेता है, अच्छे से मोटा हो जाता है, ठीक है, और ग्लैंडुलर हो जाता है, सिक्रीशन करने लग जाता है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि ओवम तो गया, स्पर्म्स है नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या करता है, ये बहुत दुखी हो जाता है और जितनी भी इसने तैयारी की थी उन सबको बॉडी से बाहर निकाल देता है ब्लीडिंग की फॉर्म में, उन सबको बॉडी से बाहर निकाल देता है ब्लीडिंग की फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं मेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस। ये जो ब्लीडिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस। तो ये ब्लीडिंग की फॉर्म में सारा का सारा अपनी जो तैयारी करता है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आपको समझ में आया कि मेंसेस के वक्त 1 से 5 दिन जो ब्लीडिंग होती है वो किस वजह से होती है, वो उसके बेचारे के दुखी होने की वजह से होती है, यूटेरस के, ठीक है। और अगर स्पर्म अवेलेबल होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर कोई मेंसेस नहीं होती है, ठीक है, कोई अंदर से बाहर चीजें नहीं निकालता, आराम से बेबी को यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए अच्छी से सारी कंडीशन मेंटेन करता है, खुशी खुशी। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। डिटेल में इसके कई सारे टॉपिक्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। टेक द स्क्रीनशॉट। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, वो मेरा मेरा बताने से रह गया बच्चों, वो उसे और कर लो आप। देखिए यहाँ पर मुझे इसमें से कुछ साफ करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा साफ करूं बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। इसमें मेरी ये दो चीज और रह गई बच्चों। इस स्ट्रक्चर को हम सर्विक्स बोलते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और इसकी ये जो आपको दिख रही है नली सी कैनाल, इसको सर्विक्स की जो कैनाल है इसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्वाइकल कैनाल। ओके, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। और ये जो इसकी कैनाल है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। समझ में आ गया आपको, ये सर्विक्स है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, इसकी कैनाल को, और ये वेजाइना है, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल कैनाल, ठीक है। ये जो वेजाइना है और ये जो वेजाइनल कैनाल है और जो सर्वाइकल कैनाल है, ये दोनों मिलके इनको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनी होती है, तो बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनी होती है, सर्वाइकल कैनाल से और वेजाइनल कैनाल से। ओके, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल। एक्चुअली यहाँ से क्या है, बेबी का बर्थ होता है ना, इस वजह से इसको हमने बोल रखा है बर्थ कैनाल। तो एक यही टॉपिक रह गया था, बाकी सारा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ओके, और मोटिवेशन मिलता है आगे और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।